हमारे पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी, हमारे मंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अनिल शर्मा जी, हमारे मंडी के ऊर्जावान विधायक श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, चंद्रशेखर ठाकुर जी, हमारे भोरज के विधायक श्री सुरेश कुमार जी, हमारे मनाली के विधायक माननीय श्री भुवनेश्वर गौड़ जी, हमारे श्रीमती चंपा ठाकुर जी, श्री सोनलाल जी जो पूर्व संसदीय सचिव थे, श्री कुलदीप पठानिया जी, अध्यक्ष कांगड़ा बैंक रामचंद्र पठानी जी, कांगड़ा एग्रीकल्चर बैंक श्री संजीव गुलेरिया जी, चेयरमैन एपीएमसी श्री पवन ठाकुर जी, जीवन ठाकुर जी, नगर निगम के महापौर काउंसलर विक्रम भट्ट, अध्यक्ष नगर निगम मंडी, हमारे सभी मंच पर विराजमान लंका हांडा जी, सभी जो नाम छूट गए सभी सम्मानित पवन ठाकुर जी, विजय जी, रेड्डी जी, जीवन जी, आप सभी का शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तकरीबन 14 महीने पहले बनी हमारी सरकार बनने के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आम जनता के लिए किए। हमने पुराने ढर्रे से चली हुई सरकार, जो 40 साल से रूटीन की सरकार बनी हुई थी, 40 साल से एक रूटीन से मुख्यमंत्री आते थे, मुख्यमंत्री बदल जाते थे, हमने एक ऐसी व्यवस्था की कि नए नियम बनाए और उन नियमों की सोच आम आदमी तक पहुंचे। इस प्रकार हमने फैसले लेने शुरू किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती मुझे आर्थिक मोर्चे पर मिली। आर्थिक मोर्चे पर ऐसी चुनौती जहां सरकार का खजाना खाली था, दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं थे। हमने दिन रात मेहनत की। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर 12-12 बजे रात के 18-18 घंटे बैठकर कार्य किया। धीरे धीरे हम आर्थिक मोर्चे को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने लगे और हमने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। उस पहले बजट में हमने आम लोगों की सोच को प्रकट करने की कोशिश की और हमने जो पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी थी, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। जब आर्थिक बदहाली के मोर्चे से हम उबर रहे थे और हमने प्रयास किया और पहले ही कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद फिर हमें आर्थिक पाबंदियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक पाबंदियां कैसी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके हमें 1800 करोड़ रुपए की जो सहायता केंद्र सरकार से मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। हमने कहा आप ये सहायता बंद कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंशदान है, जो सरकारी कर्मचारियों का एनपीए के रूप में अंशदान सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिया गया है और सरकार द्वारा दिया गया है, तकरीबन वो 9,000 करोड़ रुपए बनता था, उसे वापस कीजिए। आज तक वो 9,000 करोड़ रुपए से एक भी कौड़ी
हमारे सरकारी खजाने में नहीं आई, लेकिन हमारे कदम डगमगाने वाले नहीं थे। हम मजबूती से आगे बढ़ रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश पर आन पड़ी और इस प्रदेश पर इतनी अत्यधिक बारिश ने कहर ढाया कि कई घर बह गए, कई मकान टूट गए और मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा था। हर जगह जो आपदा प्रभावित परिवार थे, जिनका आशियाना लुट चुका था, बह चुका था, वो आकर हमारे पास रोने लगे। कहा, एक मेरा पक्का घर बड़ी मेहनत से बना, दिन रात मैंने मेहनत की, पाई पाई जोड़कर इस घर को मैंने बनाया ताकि मैं आने वाले समय में अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकूं। रो रहे थे और कह रहे थे, अब कौन हमारा घर बसाएगा। पूरे प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। केंद्र सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिली। मैंने अपने बजट के कट लगाकर 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, क्योंकि मैं खुद एक आम परिवार से आता हूं, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं। मुझे दर्द पता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई इतना धनवान नहीं है। 75 लाख की जनसंख्या में बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर एक घर बनता है, और जब घर तबाह हो जाता है तो उस परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी ये हम लोग जानते हैं। मेरे पास कई माताएं आई, बहनें आई, परिवार के लोग रो रो के बिलक बिलक के कह रहे थे, हमारा घर क्या बनेगा। कई छोटे बच्चे ये कह रहे थे कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमारी तो वर्दी भी सारी इस आपदा में बह गई, हमारे बर्तन सारे इस आपदा में बह गए। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमने हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी योजना लाई कि जो आपदा प्रभावित परिवार थे, उनके घर जो उजड़ गए थे, उनको कहा, जब तक आपके घर नहीं बनते तब तक आप गांव में रहने के लिए 5000 रुपया हमने किराए का मकान के रूम में उनको दिया। 10,000 रुपया शहर में जो आपदा से प्रभावित परिवार थे उनको दिया, और कहा 31 मार्च 2024 ये 24 तक सारा खर्चा सरकार उठाएगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और उन सब परिवारों को बसाने का काम किया। 4000 घर, 4000 हिमाचल प्रदेश में घर पूरी तरह तबाह हो गए। तकरीबन 13,000 पक्के घर आंशिक रूप से तबाह हो गए। मैं अधिकारियों की बैठक शिमला में लेता था, रोज सुबह जाता था, शाम को आकर रात के 11-11 बजे तक अधिकारियों से बैठक लेता था। मुझे कानून पढ़ाए जाते थे, कहा जाता था हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही दे सकते हैं पक्का मकान बनाने के लिए। और मैंने कहा, क्यों? कहते कानून में ऐसा प्रावधान है। मैंने खुद कानूनी की पढ़ाई की है, रात को किताब पढ़कर सवेरे अधिकारियों से फिर बैठक करता था और मैं कहता था इस कानून को बदलो। अड़चने बहुत थी, कहा कि पैसा नहीं है। मेरा पैसे का इंतजाम करना एक आम परिवार से बने मुख्यमंत्री का दायित्व है, मैं इसका इंतजाम करूंगा। और फिर हमने कानून बदल दिया, नियम बदल दिए और 1.5 लाख रुपए से उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया किया। और जब 7 लाख रुपया किया तो मंडी जिला में जो तबाही हुई थी, मैं यहाँ उस कार्यक्रम में आया और जिनके घर पूरी तरह तबाह हो चुके थे उन्हें 3 लाख रुपए की पहली किस्त मकान बनाने के लिए हमने दी। जिनके घर आंशिक रूप से तबाह हो चुके थे उनको 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की किस्त हमारी सरकार ने दी। अभी इस चुनौती से हम पार ही पा रहे थे। समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचने की हम कोशिश कर ही रहे थे। हमने कहा हमारे लोग गांव में रहते हैं, किसान गांव में निवास करता है, यहाँ इंतकाल अदालतें लगनी चाहिए। राजस्व अदालतों का आयोजन किया गया। आप पहले पटवारी के पीछे इंतकाल के लिए जाते थे,
तकसीम के लिए जाते थे, क्योंकि हम खुद जाते थे तो पता लगता था आज पटवारी जी छुट्टी पर गए हैं, आज डिमार्केशन करने गए हैं। और हमने रोज मीटिंग करके कहा जो भी राजस्व कर्मचारियों को मिलना चाहिए उसे देना चाहिए, लेकिन आम आदमी को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और 90,000 इंतकाल 3 महीने में करवाए, जो 10 साल से आपके इंतजार पूरे नहीं हो रहे थे। यही नहीं, तकसीम के कितने मामले होते थे। दादे के समय से तकसीम का केस चला करता था और पोते तक उसका फैसला नहीं होता था। हमने राजस्व कानून बदल दिया और कहा तकसीम के फैसलों का भी तुरंत प्रभाव से आप फैसला कीजिए। फिर हमारे पास संसाधन कम पर जरूरत ज्यादा थी। हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक कानून बनाने की बात कही। जो हमीरपुर का सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था, वहां जब सरकार ने रोजगार देने के लिए, नौकरी के लिए जब लोग टेस्ट पर बैठा करते थे तो पेपर लीक कर दिया जाता था और 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए का पेपर बेच दिया जाता था। युवा, गरीब परिवार का युवा मेहनत करके ये सोचता था कि मेरे को आज सरकारी नौकरी निकली है, वो दिन रात मेहनत करके उस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की कोशिश करता था। लेकिन पढ़ाई के बाद भी, मेरिट होने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाता था। हमने जाल बनाया और पता लगा कि कई पेपर जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों द्वारा लीक कर दिए गए हैं। मैंने उस भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया और जो पेपर बेचने वाले अधिकारी और कर्मचारी थे आज तक जेल की सलाखों के पीछे है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई रही। मंडी से मुख्यमंत्री जी थे, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कोई जांच नहीं करवाई गई। द्वारा से पुलिस भर्ती के लीक कर होकर उसको द्वारा से उसका टेस्ट करवा दिया गया। ऐसा क्यों वो करते थे? सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने के लिए वो ऐसा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर जब हमने सेकेंड बजट प्रस्तुत किया, जिसमें हमने कहा कि समाज के सभी वर्गों का हम लोग ख्याल रखेंगे, और उसके बीच में जब बजट सत्र था, राज्यसभा का इलेक्शन आया, हम सब लोगों की मदद कर रहे थे। हमने खनन माफिया पर शिकंजा कसा था। मैं जानता था खनन माफिया गिरोह भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के साथ हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा। 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ। हमने बोला जिस कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो लोग चुनकर आएंगे वो हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उस पर मतदान करेंगे। लेकिन उसके विपरीत 6 कांग्रेस के विधायकों ने उसके खिलाफ वोट डाला और मैंने उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो पता लगा कि यहां अंतरात्मा की आवाज नहीं थी, यहां धन आत्मा की आवाज से उन लोगों ने वोट डाला। धन आत्मा की आवाज से वोट डाला। राज्यसभा चुनाव में 34 वोट पड़े और हमारा प्रत्याशी चुनाव हार गया। अगले दिन बजट था। अगर बजट पास ना होता तो हमारी सरकार गिर जाती। उस बजट में क्या था? उस बजट में आम लोगों के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए योजना थी। पहली बार हमने हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनाया जो पशुपालक है, जो दुग्ध उत्पादक है, उन्हें दूध का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैंने पाया कि गांव का किसान दूध पैदा करता है और मिल्क फेडरेशन 32 रुपए किलो के हिसाब से उससे दूध खरीदती है। मैंने कहा भाई हम भी किसान हैं, हमारे लोग भी पशु पालते हैं, 32 रुपए में तो चारा ही नहीं पूरा होता।
मैंने उसके लिए एक नियम बनाया और दूध के मूल्य को जो ये दूसरा बजट प्रस्तुत किया 32 रुपए से बढ़ाकर सीधे 13 रुपए बढ़ाए 45 रुपए कर दिया, ताकि गाय का दूध अगर सरकार उससे 45 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी और भैंस का दूध 55 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। और कहा किसान के हाथ में पैसा कैसे आएगा, किसान कैसे आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा। 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है, तो मैंने एक और योजना लाई प्राकृतिक खेती की, यानी कि जो गोबर से खेती करके गेहूं उगाएगा उससे 40 रुपए किलो सरकार गेहूं खरीदेगी और 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। ये क्यों लाया मैं? ताकि गांव के किसान के हाथ में पैसा आए। आर्थिक तंगी थी, महंगाई बढ़ रही थी, कर्मचारियों को हमने 4% डीए की किस्त दी। 10 साल पुरानी लायबिलिटी उनकी 10,000 करोड़ रुपए की थी। हमने कहा कि कैश लीव कैश एनकैशमेंट और ग्रेजुटी जो है वो पहले चरण में हमारे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी जाए। अब ये बजट पास होना था। हमारे जो बेचारे पुलिस के कर्मचारी है 10 साल से 7 रुपया डाइट मनी मिलती थी, महीने की 210 रुपया डाइट मनी मिलती थी। मैंने एक ही व्यवहार में 210 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की ऐतिहासिक दे दी। विधवाएं बहनें 1,15,000 के करीब हमारी विधवा बहनें हैं। विधवा बहनों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, लेकिन कई विधवा बहनों की हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते +2 के बाद। हमने उनके लिए भी योजना लाई और जितनी विधवा बहनें हैं उनके जितने भी बच्चे हैं 1,15,000 हमारी विधवा बहनों के बच्चे, उन्हें हमें पैदा होने के बाद से 27 साल तक सारा खर्चा हमारी सरकार करेगी। गरीब आदमी है जिसका बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ने में तेज है, आर्थिक तंगी के मन में उसके मन में आत्मविश्वास ये नहीं आ पाता कि मैं +2 करने के बाद अगर मैं डॉक्टर बनता हूं तो क्या मेरी माँ बाप मेरी फीस का पैसा दे सकेंगे। हमने उनके लिए योजना लाई और कहा 20 लाख रुपया एक परिवार का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है 1% ब्याज के हिसाब से हमने उसके लिए वाईएस प्रमाण ऋण सुविधा योजना लेकर आए। ये पीड़ा क्यों है? क्योंकि मैं भी आपके परिवार से निकलकर राजनीति की इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं कभी मंत्री नहीं रहा, मैं मेहनत करके आप लोगों के संघर्ष से इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। और जिस प्रकार इस कुर्सी को चुराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जो लोग सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ये आम जनता की कुर्सी है, ये किसान के बेटे की कुर्सी है, ये कर्मचारी के बेटे की कुर्सी है। इसको छीनने की कोशिश करेंगे तो आम जनता जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी वो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे? दोनों हाथ खड़े करके बताइए। तो अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लंबी है, भ्रष्टाचार से की कमाई पर हम कुठाराघात करते रहेंगे और जो पैसा उस भ्रष्टाचारियों ने कमाया है वो आम जनता के बीच हम लोग बांटेंगे, जिसका हमने क्रम शुरू कर दिया है। अनाथ बच्चे थे, कोई नहीं पूछता था, माता खो चुकी है, पिता खो चुके हैं, पढ़ने का कोई साधन नहीं था। हमने कहा ये अनाथ बच्चे भी हमारे राज्य के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है, इनकी भी पूरी पढ़ाई का खर्चा देंगे और 18 साल के बाद जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको 4,000 रुपया महीना हम पॉकेट मनी के रूप में भी देंगे। ये सरकार की दृढ़ संकल्पता है। फिर बार बार कहते थे गारंटियां कहां से पूरी करें। आप लोग आंखें बंद करके भारतीय जनता पार्टी के नेता सोए रहे,
पैसा लुटाते रहे, आपका धन था, ये आपका धन है। 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, ये लुटाने के लिए नहीं होती, ये किसान की सेवा के लिए होती है, महिलाओं के सम्मान के लिए होती है, युवाओं के रोजगार के लिए होती है और आम आदमी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए होती है। पैसा लूटता रहा, शराब के ठेके रिन्यू होते रहे, एक शराब के ठेके नए बनते रहे, उसमें आए 160 करोड़ रुपए होते रहे रिन्यू करके। हमने शराब के ठेकों की नीलामी की, 160 से 500 करोड़ रुपया आपको आय के रूप में बढ़ाया। कहा गारंटियां कैसे पूरी होगी? हमने कहा हम पूरे करेंगे। और मैंने 18 साल से उम्र की जो हमारी बेटी है, उसके शरीर के अंतिम सांस तक उनको 1500 रुपए देने की हमने घोषणा की। 1 अप्रैल 2024 से हमारी पिछले वित्तीय वर्ष से फॉर्म हमने बांटने शुरू कर दिए हैं। जितनी भी महिलाएं 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, हमारी सरकार उन सभी बेटियों से लेकर, विधवा बहनों से लेकर, माताओं से लेकर, अपने जो 60 साल से 70 साल से 80 साल से 40 साल से 50 साल की महिलाएं हैं, हमने 1500 रुपए देने का भी पैसे का प्रावधान किया। ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आपका है। ये पैसा नियम कानून बदलकर भ्रष्टाचार पर चोट करने के बाद हमारे पास आया है, जो मैं आपको बांटना चाहता हूं, आपका अधिकार है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और जो लोग चुराकर लोकतंत्र पर अपनी गद्दी पर बैठना चाहते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करती है। मैं जानता हूं आज आप 9 दिन पंचकुला के ललित होटल में ठहरे। ऐसी क्या डर है आप में कि आपको पंचकुला के ललित होटल से प्राइवेट प्लेन द्वारा देहरादून ले जाया गया, वहां से ऋषिकेश ताज होटल में 7 स्टार होटल में चुन कर गए हैं। जनता विधायक आप बनाते हैं, विधायक आप अपने दुख बांटने के लिए बनाते हैं। 9 दिन से वो जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर चलता है, उस तरह उनको लेकर वो ऋषिकेश ताज होटल में चले गए। जो धन आत्मा के बल पर गए हैं, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अंतरात्मा नहीं थी ये धन आत्मा थी। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और ये सरकार आम आदमी की सरकार है। ये सरकार गरीब की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, किसान की सरकार है, कर्मचारी के बेटे की सरकार है और जनता की आवाज है। ये आपकी सरकार है। ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी किसी और की नहीं है, आपकी कुर्सी है। ये कुर्सी पर आप लोगों का अधिकार है। इस कुर्सी को जो चुराने की कोशिश करेगा, वो जन आंदोलन के रूप में उनके सामने एक क्रांति के रूप में खड़ी होगी। क्या आप इस क्रांति के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कोई ऐसा, ये जो 9 विधायक गए हैं जिसमें 6 कांग्रेस के विधायक गए हैं, इनको इनके परिवार से तो मिलने दो, इनको इनके परिवार के पास तो आने दो। अब उनको ऋषिकेश लेके डर, जनता का डर है ये। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होते हैं, नेता कोई बड़ा नहीं होता। ताकत आपके हाथ में है, आपके हाथ में वोट की ताकत है। समय आएगा लोकसभा चुनाव में इन्हें मजा चखाने का। और जो लड़ाई हमने शुरू की है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए
आम आदमी तक अपनी योजना को ले जाने के लिए, उसके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। ईमानदारी से, नैतिकता से, पारदर्शिता से हम सरकार चलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, इस आशा के साथ कि आज आपकी आवाज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक जानी चाहिए और जो एक गडरिया जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगा कर ले जा रहा है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये हिमाचल की जनता है जो भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी, जो बिकाऊ एमएलए को स्वीकार नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या आप, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप जन क्रांति के लिए तैयार है कि नहीं है? जोर से बोलिए तो ना करेंगे। धन्यवाद। हम देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। अपनी संस्कृति के लिए, देव समाज के हित के लिए जो भी हो हम वो सब कर रहे हैं। आगे जो भी जरूरी होगा हम वो सब करेंगे। इस अवसर पर मैं देवताओं के नजराने में 10% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि बजंतरियों का मानदेय भी 10% बढ़ाया जाएगा और हम देवी देवताओं के आशीर्वाद से और सृष्टि के रचना शिव भगवान के आशीर्वाद से मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2024 के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप सबकी तालियों के साथ बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी